हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं, चाहे वो आपका मॉडल पेपर हो या आपकी जीके जीएस हो, स्टैटिक जीके हो, है ना, या आपकी हिंदी हो, सभी क्लासें आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की क्लास में लोग मौर्य साम्राज्य और जो आपका गुप्त साम्राज्य आपके सिलेबस में है, उन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहतर तरीके से। एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, क्योंकि आपके सिलेबस में जितना है उतना हम आपको शॉर्ट में आपको पढ़ा दे रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। जल्दी हम आपको थ्योरी की क्लास देने वाले हैं, तो दोनों चीज़ आपकी कवर हो जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर आपको छापना है। यानी जितने हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको जीके जीएस और हिंदी में पूरी तरीके से कंप्लीट कराएं, वो हमारी जिम्मेदारी के साथ होगा और बेहतर तरीके से तैयारी आपकी होगी। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी हमने जो क्लासें दिया है उनको भी कवर करते चलिए धीरे धीरे करके। जो आपका बैकअप है उसको बराबर कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको कह सकते हैं मैराथन क्लासें भी आपकी स्टार्ट कर देंगे, है ना। यानी कि आप देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ हम कवर कर देंगे, इसके बाद मैराथन क्लासें देने लगेंगे और दिन में 3-3 मॉडल पेपर आपके होने लगते हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को नमस्ते। आ गए सब लोग उस क्लास से? आ गए? तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपरफास्ट तरीके से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, इसके बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर में ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको ऑप्शन ए नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? 2 को ऑप्शन देना है और थोड़ा फास्ट तरीके से आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर जो लोग दे रहे हैं, आपका ए नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि चाणक्य को किस निम्नलिखित में से जाना जाता था? तो भाई चाणक्य को हम लोग जानते थे आपके यहाँ पर क्या, विष्णुगुप्त के नाम से। क्या? विष्णुगुप्त के नाम से। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? भारत नहीं आया है 4 नंबर में। तो देखिए भारत नहीं आया था, आप बताइए। मेगास्थनीज आया था, यहाँ पर वास्को डी गामा भी आया था, फायान आया था, क्या कोलंबस आया था? क्या कोलंबस तो अमेरिका वगैरह की खोज किया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर इसका बनेगा। अगला आपसे दिया गया है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग आपके उड़ीसा को कहा जाता था और वहां पर एक राजा था आपका खारवेल। तो दोस्तों याद रखिए, कलिंग का महान शासक था कौन? खारवेल, इसको ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो दोस्तों यहाँ पर मौर्यकालीन इतिहास इंडिका से पता चलता है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चलिए यहाँ पर देना है 7 नंबर है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता किया था वो किसने किया था 7 नंबर में? तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाणक्य, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? अब देखिए 8 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका चंद्रगुप्त था, ये अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है, अर्थशास्त्र लिखा था, तो अर्थशास्त्र को जो लिखा किसने लिखा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कौटिल्य ने लिखा था, जिसको ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी अर्थात अशोक के बाद जो गद्दी पर बैठा, इनमें से कौन बैठा था? तो दोस्तों अशोक के बाद कौन बैठा था, यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? भाई सभी लोग जवाब दीजिए, अभी जवाब सही नहीं आ रहा है आपका। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या बनेगा? आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अशोक का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? कुणाल था दोस्तों। यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल। यहाँ पर अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हो जाएगा। क्लियर है? कुणाल है, पुत्र कुणाल था भैया, कुणाल था, बिंदुसार नहीं है भाई, ठीक है। अभी मिलेगा इसका क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? 11 नंबर में कौन सा सही है 11 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर आपका अश्वघोष विक्रमादित्य दिया गया है, ठीक है, अश्वघोष विक्रमादित्य दिया गया है। बाण भट्ट दिया गया हर्षवर्धन वाला, देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा कि यहाँ पर जो बाण भट्ट था वो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में था। ऑप्शन आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अशोक के अभिलेख को जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप या जेम प्रिंसक, क्या बनेगा। देखिए आपका 12 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए जेम्स प्रिंसिप, इसका ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी उस समय क्या चलती थी, यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन देना है। और 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, दिनार नहीं है भाई, यहाँ पर पण चलता था। क्या पण चलता था। ये आपके जो दिनार वगैरह है वो आपको अभी मिलेगा आपको अगले अभी रास्ते में। यहाँ पर पण जो आपका आंसर ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का जो विस्तार था ये कहाँ तक था। देखिए 14 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिंदकुश पर्वतमाला तक। कहाँ पर है, हिंदकुश पर्वतमाला तक विस्तार था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए, कह रहे हैं मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर जो आंसर इनमें से क्या होगा 15 नंबर में, तो आप कहेंगे मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा जो लोग बाद में जुड़ते हैं या ऑफलाइन देखते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी 16 नंबर का ऑप्शन दिया गया है क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, जिसको ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो आपकी क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो आपकी क्या थी। यहाँ पर देवनागरी, ब्राह्मी या गुरुमुखी। तो देखिए नोट कर लीजिएगा 17 नंबर में ऑप्शन बी जो ब्राह्मी लिपि है यह अशोक की शिलालेखों की लिपि रही है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि यूनानी दूत कौन डायमेकस किसके दरबार में आया था। बताइएगा कि जो डायमेकस आया था किसके दरबार में आया था। यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 19 नंबर में याद रखिए उपगुप्त, एक आपके बौद्ध भिक्षु थे, आपके उपगुप्त तो इससे प्रभावित हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बताइएगा कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन आपका बनेगा बी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। याद रखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये आपके मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तुलना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया 21 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिप ने ही पढ़ा था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। और 22 में जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, तो देखो समाहर्ता जो अधिकारी है और मौर्य राजवंश में जो कार्य करता था वो करता क्या था। यहाँ पर पूरे जो आपके ऑप्शन है इनमें से वो आपके क्या हो जाएंगे, तो देखिए समाहर्ता ये आपका संग्राहक था। ठीक है, यहाँ पर 2 बनेगा। सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष या भंडाराध्यक्ष कहलाता था, 1 हो जाएगा। नागरिक जो आपका है ये आपका नगर मजिस्ट्रेट होता था, 3 हो जाएगा। और अक्षर पाटलिक ये आपका केंद्रीय लेखाधिकारी अर्थात 4 हो जाएगा। पहला वाला ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। बताइएगा श्रीनगर की जो स्थापना है वो किस मौर्य शासक ने किया था। यहाँ पर 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए अशोक ने किया था। अच्छा भैया अशोक बिल्कुल सही ऑप्शन आया है, आप बिल्कुल 100% सही हैं, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है प्रांत और राजधानी। देखिए 24 नंबर में आपसे पूछा है, प्रांत पूछा है और आपकी राजधानी पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और प्राची की है पाटलिपुत्र। मतलब जो आपका आंसर दिया गया है वो पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल क्रम से आपके हैं। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए 25 को ऑप्शन देना है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए 25 नंबर में ऑप्शन जो आपका बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 25 का ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र में। किसमें, अर्थशास्त्र में मिलता है आर्य शब्द। जो आपका है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द हुआ है, तो आपके अर्थशास्त्र में।
अगला देखो दिया गया है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी भेजा, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? देखिए 26 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? आपके तक्षशिला भेजा था, ऑप्शन बी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? 2022 पेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, याद रखिए। जिन लोगों ने दिया होगा पेपर उनको याद होगा, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों ये 28 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ये 15 भागों में ये आपकी विभाजित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 29 नंबर में आपको कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है ना, ऐसे आपको यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसको आपको क्या करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तब आप इसे आप सही कर पाएंगे 29 नंबर में। देखो यहाँ पर जो आपका शिलालेख आपका जो सेकंड है, शिलालेख सेकंड है, ये पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु कुछ उपाय किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो शिलालेख आपका 4 है, ये क्या था? तो आपके धर्म महामंत्र संस्था की व्याख्या करता है। यहाँ पर जो शिलालेख आपका कौन सा था? 8वां, ये धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। और जो शिलालेख आपका यहाँ पर जो 11 है, ये 9 है, ये रूढ़वादी अनुष्ठानों की करता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 4 3 1 2 हो जाएगा, 4 3 2 1 बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देखिए कह रहा है उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है। तो दोस्तों ये आपके कालसी में है। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, क्या? कालसी पड़ता है, कालसी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखिए 31 नंबर में अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन? तो नोट करिएगा, सांची का जो स्तूप बनवाया था वो आपके ऑप्शन ए अशोक ने बनवाया था, जिसको ऑप्शन आ रहा है नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? चलिए बताइएगा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा इनमें से कौन था? 32 नंबर में देखिए 32 का ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए कलिंग युद्ध की जो विजय है, इसका वर्णन आपके मिलता है किसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा शिलालेख जो आपका 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, इसी में मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 34 को ऑप्शन देना है। चलिए 261 में, भाई 261 में तो भैया वो युद्ध दूसरा था ना, वो युद्ध दूसरा था। यहाँ सेल्यूकस की बात हो रही है भाई। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। 305 ईस्वी पूर्व में हराया था, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा, अशोक किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया था? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 35 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर जो आप देना है 35 नंबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 नंबर में? तो दोस्तों 35 नंबर जो आपका है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती हो जाती है। यहाँ पर देखो चाणक्य कोई ना कोई लगाएगा जरूर। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य है वो चाणक्य के सहयोग से बैठा था, ठीक है, लेकिन कह रहा है अशोक किसके सहयोग से? तो अशोक जो बैठा था वो आपके राधगुप्त के माध्यम से, राधगुप्त के सहयोग से ये आपकी गद्दी पर बैठा था। इसको नोट करिएगा, 100% सभी की गलती रही है, तो इसको नोट करिएगा कि जो अशोक था वो आपके राधगुप्त के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो चाणक्य के सहयोग से। क्वेश्चन ही ऐसा आपका कुछ बनाया गया है कि सब गलती करेंगे। अगला आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां पर बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन को जो बिताया था वो बिताया था अंतिम समय आपके श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाटलिपुत्र जो बसा है वो किन नदियों के संगम पर है? चलिए पाटलिपुत्र जो है वो किन दो नदियों के बीच स्थित था? यहाँ पर देखिए तो गंगा और सोन नदी है ना, गंगा और सोन नदी, इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है ईस्वी पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? कब? ईस्वी पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की जो कला है इसकी जो खोज किया था वो किसने किया था? याद रखिए चीनियों ने किया था। सबसे पहले चीनी लोगों ने ही खोज कर डाली थी। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला है अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? दोस्तों यहाँ पर अशोक का शिलालेख था जिसमें पांड्य
यहाँ पर आपके चोल और केरल पुत्र इनको किया था, लेकिन कुषाण को नहीं किया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था। बिंदुसार जो था वो किस संप्रदाय से था, तो आपको मालूम होगा जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय से था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो ये बताइए जो चाणक्य था ये किस विद्या केंद्र में था, यहाँ पर 41 नंबर में। तो जवाब क्या हो जाएगा आपके तक्षशिला से था, तक्षशिला बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। तो भाई ये बताइए मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। मौर्य वंश के बाद ये जो वंश है आपका शुंग वंश ये आया था, तो इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया था। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, बिंदुसार इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। यहाँ पर देखिए कह रहा है अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो 44 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, करुआकी। कौन करुआकी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है वो राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। यहाँ पर बताना है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो शिलालेख बहुत ज़्यादा बनवाए वो आपके अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन सी जिसका राइट आपका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। यहाँ पर देखो मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी उसमें न्यायालय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में क्या थे, तो न्यायालय में आपके क्या क्या थे। यहाँ पर आपका जो दिया गया है धर्मस्थलीय, ठीक है, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। यहाँ पर जो आपका आंसर है 46 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा राइट। अगर आपसे कह रहा है कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था। बताइएगा कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था। यहाँ पर 47 नंबर में। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं या ऑफलाइन देखते हैं। तो भाई ऑफलाइन वाले बच्चे तो लाइक करते हैं, हमें मालूम है ऑफलाइन वाले सभी बच्चे लाइक करते हैं, लेकिन लाइव वाले बच्चे जो अपना डाउट वगैरह क्लियर करते हैं उनको हमसे शायद दुश्मनी रहती है, वही लोग लाइक शेयर कम करते हैं, है ना, वो लोग नहीं करते। लेकिन ऑफलाइन वाले बेचारे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करते हैं कि सर ये समस्या है। यहाँ पर देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया 47 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। यहाँ पर दिया है अशोक का, देखो सब की बातें नहीं कर रहे हैं, सब बच्चे की बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बच्चे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे कहते हैं अरे लाइक शेयर से क्या होगा, है ना, लाइक करने से क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन हम तो मोटिवेट जरूर होंगे ना। आप लोगों को लगता है कि सर पैसा कमा लेते होंगे हम लाइक करते हैं ना, तो गूगल वगैरह चेक कर लेना कि क्या लाइक से पैसा मिलते हैं क्या। लाइक वगैरह से पैसा नहीं मिलता है, लाइक से किसी टीचर को सपोर्ट मिलता है, उसको वीडियो की क्वालिटी पता चलता है, हाँ इस वीडियो में कितना अच्छा पढ़ाया गया है। देखिए अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था 48 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए शांति और अहिंसा, यहाँ पर बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता होता है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर गुप्त वंश से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए दिया गया फायान और ह्वेनसांग ने राज्यों को देखा था। तो ये बताइए फायान और ह्वेनसांग, तो ये है आपको मालूम है कि जो भैया फायान आया था ये किसके समय और ह्वेनसांग आया था ये किसके समय आया था। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 1 नंबर में जल्दी से कमेंट करिए, सोच समझ के जवाब देना है। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, हम आपको समय दे रहे हैं, नहीं 100% गलती कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए फायान जो आया था वो आया था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि आपके चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, अर्थात विक्रमादित्य उसी की उपाधि थी, और ये हर्षवर्धन। तो ऑप्शन जिसका है डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो गलती हो रही है तो वो तभी सही होगा जब आप क्लासे लेंगे, लेकिन आप सोचिए बड़े हिस्ट्री तो पढ़ लेंगे 1 दिन में 2 दिन में पढ़ लेंगे, 1-2 दिन में नहीं होता है। जब 1 नंबर से जिसका सिलेक्शन रुकता है ना उससे पूछना रिजल्ट के दिन उसको कैसा लगता है, रात को नींद नहीं आती है अगर आधा नंबर 1 नंबर से उसका सिलेक्शन है या उसको चयन नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहले से ही आधा और 1 नंबर की तैयारी करिए, आधा आधा नंबर मिलाकर ही पूरा नंबर बनता है। ठीक है,
धन्वंतरी कौन थे? यहाँ पर देखो धन्वंतरी कौन थे, तो आप कहेंगे सर धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या चिकित्सक थे? तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो किसके समय हुई थी? बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई वो किसके समय में? तो याद रखिए गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा, पूछा गया था क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है ना, विक्रमादित्य की जो उपाधि दी गई वो किसको दी गई थी? यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका चंद्रगुप्त जो सेकेंड आपका है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त शासक ने शांति प्रिय और वैदिक सिख संबंध स्थापित किए। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो ये स्थापित किए थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड ने, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस चीनी विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था? किस चीनी विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था? यहाँ पर देखो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, मेगास्थनीज आया था मौर्य के समय, यहाँ पर फायान दिया गया है और फायान आपकी कब आया? गुप्त के समय। निकटिन आया था 1400 ईस्वी के समय, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये फायान, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फायान हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित वाल्मीकाग्निमित्र नाटक का नायक पूछा गया है कि वाल्मीकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था इनमें से कौन था? तो 7 का ऑप्शन सी अग्निमित्र था, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अग्निमित्र बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? जो समुद्रगुप्त थे उसकी जो सैनिक उपलब्धि थी इसका वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध आपका है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयाग में। क्या पर है? प्रयाग आपके अभिलेख में, यहाँ पर आंसर जो आपका है डी हो जाएगा। अगला है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो देखो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ, यहाँ पर किसके परिणाम स्वरूप? तो आप कहेंगे इस समय दोस्तों हूणों का आक्रमण हुआ करता था, तो हूणों के आक्रमण की वजह से ये जो गुप्त साम्राज्य था ये धीरे धीरे अपने पतन की ओर चलने लगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि 50% लोग तो सही करेंगे लेकिन 50% क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? कह रहा है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो भैया आपके पास ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। 10 नंबर के देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर है। तो देखिए यहाँ पर अजंता में कलाकृतियां पूछा है ना, मतलब ये अगर पूछा कि किसके चित्र बने हैं तो भैया चित्र में बने हैं आपके भगवान बुद्ध के बने हैं, लेकिन कह रहा है संबंधित है आपके कौन से काल से? ये कह रहा है तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये जो अजंता की कलाकृतियां हैं जो बनाई गई हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। लेकिन अजंता में बनी क्या है? तो बौद्ध से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। जब यहाँ पर पूछा जाए कौन सा धर्म, क्या कौन सा धर्म से संबंधित है, तो आप बुद्ध धर्म बताएंगे, लेकिन जब ये पूछे संबंधित है काल तो काल है गुप्त काल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन लोगों से गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, यहाँ पर बताइए आप कहेंगे कि सर जो तक्षशिला था ये पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वंश क्रम को सजाना है, अर्थात कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया? तो देखिए सबसे पहले मौर्य आया, फिर शुंग आया, फिर कुषाण आया, फिर गुप्त आया, मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो जब हूणों का आक्रमण हुआ तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका गुप्त साम्राज्य है ये बहुत विचलित हुआ, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य आपका पतन की ओर चला गया। अगला है कि कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? देखिए 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ बनवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहते थे? अच्छा क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे
चांदी के, ये इनको कहते क्या थे। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, रुपया कहलाते थे, रुपया। लेकिन वहीं पर अगर पूछे सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के जो आपके थे वो आपके दिनार कहलाते थे, याद रहेगा। चांदी पूछे रुपया का और सोना पूछे तो आपको दिनार कहना है। अगला है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा है। तो भारतीय संस्कृत का जो स्वर्ण युग है 16 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा, बी नंबर गुप्त काल बन जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। ये जो गुप्त संवत है तो वही तीसरे शताब्दी के लगभग था। तो यहाँ पर देखिए 319 ईस्वी में ये आपका शुरू हुआ था, 319 ईस्वी में आपका गुप्त संवत। 57 ईस्वी पूर्व नहीं है, झोंके चले जा रहे हो अपने मन से ना। 78 है या शक संवत, ये सब कहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर गुप्त संवत पूछा है ना, और गुप्त समय कहाँ है, ये तो सोचो गुप्त का समय क्या है। आंखी मूंद कर आंसर मारने से कुछ नहीं होता है, ध्यान देना कि गुप्त पूछ रहा है। एग्जाम के समय, पेपर के समय यही चीज देखा जाता है कि आपका दिमाग भगता कहाँ पर है। आप ये देखिए क्वेश्चन में गुप्त है तो गुप्त का समय क्या है, ठीक है ना। ये जो आपको आता है ना कि 57 आ रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, आपके दिमाग में क्या होता है, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं पढ़ा है 57, लाओ मार देते हैं तुक्का। ऐसे नहीं तुक्का मारते हैं, थोड़ा तुक्का मारने का तरीका भी समझिए। कह रहे हैं मेहरौली का जो लौह स्तंभ है 21 शासक से संबंधित है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है 21 शासक से है, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है आर्यभट्ट भारत के जो प्रसिद्ध थे क्या थे। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर, यहाँ पर 19 नंबर में भी गलतियाँ करोगे आप लोग। चलिए बताइए आर्यभट्ट जो थे भारत के क्या थे। तो यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन है यहाँ पर गणितज्ञ थे, क्या गणितज्ञ थे, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे, यहाँ पर 20 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे, यहाँ पर 21 नंबर में, तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिच्छवी दौहित्र कहते थे आपके समुद्रगुप्त को। नोट करिएगा 21 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, 22 नंबर में, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, आपके चंद्रगुप्त सेकंड, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, और 32 जो 23 नंबर है बहुत ही लाजवाब का आंसर आपका है। देखिए यहाँ पर जो आपका 23 नंबर आपका है, 23 नंबर में चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 23 नंबर में देखिए विशाख दत्त जो आपके थे वो आपका नाटक है ना, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और वराह मिहिर जो थे ये खगोल विज्ञान थे, 3 हो जाएगा। चरक जो थे वो आपकी चिकित्सक थे, 1 हो जाएगा। और आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे, 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी वाला मैच कर रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन नगर में संचालित होता था। तो देखिए गुप्त काल में जो आपका उत्तर भारत में व्यापार होता था भड़ौच में होता था, भड़ौच। और ये भड़ौच होता है आपके कहाँ, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, 25 नंबर में। देखिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सी नंबर आपका है श्रीगुप्त, याद रखिए आपके गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है एरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है। एरन अभिलेख का जो संबंध है वो आपके किस शासक से है, 26 नंबर में। चलिए 26 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एरन अभिलेख में भानुगुप्त का जिक्र है, अर्थात जो संबंध है एरन अभिलेख का वो आपके भानुगुप्त से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका फायान कहाँ का निवासी था। फायान जो आपका है कहाँ का निवासी था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपका जो आंसर होगा वो आपका चीन का था। कहाँ का, चीन का था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। इन्होंने जो अपना परामर्श दिया था वो आपके चंद्रगुप्त, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो भारत में आक्रमण करने से रोका था दोस्तों हुणों को, और ये गुप्त वाला जो शासक है ये आपका स्कंदगुप्त था, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हुणों को रोका था समुद्र जो आपका स्कंदगुप्त है। अगला है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का नेपोलियन जो कहते हैं वो आपके समुद्रगुप्त को कहते थे, तो ऑप्शन डी जिसका है राइट हो जाएगा। अगला है कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे। यहाँ पर 31 नंबर में, तो याद रखिए सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा
चलाए गए थे। यहाँ पर चांदी मत लगाइए, यहाँ लगाना है सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे इनके समय में। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी वो आपकी क्या थी? दरबारी भाषा क्या थी? तो आपकी संस्कृत भाषा थी। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर 32 में डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 33 नंबर देना है और 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन सी विक्रमादित्य क्या हो जाएगा? याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अब यहाँ पर दिया है शून्य की खोज किसने किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है शून्य की जो खोज किया था वो किसने किया था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 चैलेंज क्वेश्चन, आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि शून्य की जो खोज किया वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए शून्य की खोज दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर में ऑप्शन जो आपका आ रहा है कौन सा भैया? बी नंबर नहीं, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यहाँ पर जो शून्य की खोज किया था वो आपके ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्मगुप्त ने किया है। नोट करिएगा कि शून्य की जो खोज किया है वो आपके ब्रह्मगुप्त ने किया था। इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन मिलता है वो किसने दिया था? पंचतंत्र की कथा का जो संकलन है यहाँ पर जवाब देना है तो पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन है वो आपकी विष्णु शर्मा, क्या विष्णु शर्मा ने किया? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है मेघदूत का लेखक इनमें से कौन है? मेघदूत का लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर 36 नंबर में। तो 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर मेघदूत के लेखक हैं आपके कवि कालिदास, जिसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो बनवाया वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके हरिसेन थे, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? देखिए 38 नंबर में, और 38 का जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों हूणों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंती ढांचा था, उत्तरवर्ती बौद्धों का जो धर्म स्वीकार कर लिए थे, अरब आक्रमण इसमें से नहीं था, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि नालंदा महाविहार का संस्थापक इनमें से कौन था? नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? नालंदा का जो संस्थापक था कौन था? ये कुमारगुप्त प्रथम थे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण वर्णित है? यहाँ पर बताना है, कह रहा है किसमें विधवा दहन, विधवाओं को जला देते थे, ये उदाहरण जो मिलता है वो किसमें मिलता है? तो ऑप्शन सी आपका भानुगुप्त का जो एरण स्तंभ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हूण राजा तोरमाल किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? यहाँ पर 41 नंबर देना है और 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर यशोवर्मन, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, यशोवर्मन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारी ये जबरदस्त तरीके की जो क्लास चलती है, डेली चलती है हमारी हिंदी के जस्ट बाद, यानी 8:50 में हिंदी की क्लास स्टार्ट होती है, उसके जस्ट बाद ये क्लास आपकी होती है। तो ये दोनों क्लासें आपको टाइम से लेना है और बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है। हमने कहा किताबें बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमको सिलेबस को भी देखना होता है, सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो आप लोग आगे तक जाएंगे। इसलिए तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आप सिलेबस का सहारा जरूर लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हमने सिलेबस भी भेज दिया है ना। बाकी आप लोग यूट्यूब में जुड़े हैं तो यूट्यूब में आपको क्लासें हम आपको दे रहे हैं, जो भी हम क्लास आपको दे रहे हैं वो सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग डेली का डेली क्लासेस लेते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, है ना। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, सभी को धन्यवाद।